नमस्कार, शाम के 7 बज चुके। पूजा पांडे के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बड़ा संदेश आज दिया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है और युवाओं के सपनों को अगर सही दिशा और सही अवसर मिल जाए तो वही युवा देश की तस्वीर और अपनी तकदीर दोनों गढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन शिक्षा देने का ऐलान भी युवाओं की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा ऐलान है। और साथ ही नक्सलवाद और माओवाद देश की तरक्की और नीतियों में किस कदर बाधा है, इसको लेकर भी जमकर बरसे। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। युवाओं की तरक्की और माओवादी सोच किस कदर देश के लिए बाधा है, इसका जिक्र करने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए शक्ति की सप्तधारा का जिक्र भी किया। क्या है शक्ति की सप्तधारा, पहले इसको भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सप्तधारा में मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल इनोवेशन और ग्रीन ब्लू इकोनॉमी शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग पावर की बात करें तो भारत को पार्ट्स से लेकर तैयार प्रोडक्ट्स तक एक भरोसेमंद ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनाना है। वहीं कृषि और खाद्य उत्पाद की बात करें तो मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स, मसालों, फलों और अन्य भारतीय कृषि उत्पादों को ग्लोबल स्तर तक ले जाना है। वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो इसमें भारत को एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर और ग्लोबल हब के तौर पर विकसित करना है। वहीं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाई स्पीड रेल, आधुनिक हाईवे, एयरपोर्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करना है। इसी के साथ रक्षा शक्ति की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अगली पीढ़ी की रक्षा टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डिफेंस सप्लायर बनाना है। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इसी के साथ भारत की सॉफ्ट पावर की बात करें तो इसमें योग, आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थ केयर, संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक विरासत का लाभ भी उठाना है। प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। युवाओं की ताकत से लेकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार तक प्रधानमंत्री की बातों में साफ संदेश है कि भारत सिर्फ आज की चुनौतियों से नहीं जूझ रहा है, बल्कि कल की मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है। 15 अगस्त पर यूपी के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा में तिरंगा फहराने के बाद सीएम ने जल्द यूथ पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। स्किल, इनोवेशन और रोजगार पर फोकस वाली इस पॉलिसी का मकसद युवाओं को नई दिशा देना है। देखिए रिपोर्ट।
आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस का पूरा देश और प्रदेश आजादी के जश्न में पूरी तरह सराबोर था। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में तिरंगा फहराकर देश के गौरव और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन किया और साथ ही यूपी के युवाओं के लिए आजादी के सबसे बड़े तोहफे का भी ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए यूथ पॉलिसी का ऐलान किया, जिसका मकसद युवाओं को स्किल, इनोवेशन और रोजगार से जोड़ना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेनसी और जेन अल्फा का खास तौर पर जिक्र करते हुए यूपी में एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस स्कीम के तहत हो रहे काम के असर को साझा किया। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता के जश्न में साफ शब्दों में संदेश दिया कि आज का यूपी अपने पिछड़ेपन की पहचान को मिटाकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और इसके केंद्र में प्रदेश का युवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन भी गूंजी। वहीं इस बार लाल बांधनी पगड़ी में उनका खास अंदाज भी चर्चा में रहा। देखिए रिपोर्ट। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर एक बार फिर देश की आन बान शान की गवाह बनी और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। तिरंगे के साथ आज लाल किले की प्राचीर पर आजादी की चेतना का स्वर बने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन भी पहली बार गूंजी। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेना के बैंड ने इसकी धुन बजाई और उपस्थित सभी लोग इसमें शामिल रहे। वहीं हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज चर्चा में रहा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने खास पारंपरिक अंदाज में सुर्खियां बटोरते नजर आए। 13 साल से लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी का हर स्वतंत्रता दिवस लुक अपनी अलग पहचान बनाता रहा है और इस बार लाल बांधनी पगड़ी ने उनके अंदाज में एक और रंग जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीली और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकदार लाल रंग की बंधेज पगड़ी में नजर आए। ये पारंपरिक पोशाक कला राजस्थान और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। लाल रंग की पगड़ी के साथ सफेद कुर्ता पैजामा और चॉकलेट ब्राउन स्लीवलेस जैकेट में प्रधानमंत्री मोदी का ये पारंपरिक लुक खास रहा। पोशाक को और खास बनाने के लिए उनकी जैकेट पर राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरा के तीनों पॉकेट स्क्वायर सजे हुए थे। लुक में तिरंगे के रंगों को शामिल करने के लिए पॉकेट स्क्वायर भी खास अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वतंत्रता दिवस का पहनावा महज एक ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि हर साल भारत के अलग अलग रंगत और सांस्कृतिक पहचान को सामने रखने वाला अंदाज भी बन चुका है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर पर पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे मोदी से लेकर साल 2026 तक हर साल उनकी पगड़ी का रंग बदला, डिजाइन बदला, स्टाइल भी बदला। साल 2014 से साल 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी की पगड़ी के अंदाज में लगातार बदलाव देखने को मिला। साल 2014 में हाफ बाजू सफेद कुर्ते के साथ केसरिया जोधपुरी पगड़ी नजर आई और 2015 में बादामी कुर्ती और नेहरू जैकेट के साथ लाल हरी पगड़ी पहनी गई। साल 2016 में गुलाबी पीली टाई डाई पगड़ी ने रंगों का अलग अंदाज दिखाया, जबकि साल 2017 में हाफ बाजू पीले कुर्ते के साथ लाल पीली पगड़ी नजर आई। साल 2018 में सफेद कुर्ते के साथ केसरिया लाल साफा, साल 2019 में हाफ बाजू सफेद कुर्ते के साथ साथ लाल ऑरेंज पगड़ी और साल 2020 में केसरिया
ग्रीन पगड़ी दिखाई दी। 2021 में केसरिया पगड़ी के साथ लाल बॉर्डर वाला दुपट्टा खास रहा, तो 2022 में नेहरू जैकेट के साथ तिरंगे रंग की पगड़ी नजर आई। साथ 2023 में ब्लैक वी नेक जैकेट के साथ राजस्थानी पगड़ी और 2024 में सफेद कुर्ते के साथ राजस्थानी लहरिया पगड़ी ने अलग पहचान बनाई। 2025 में केसरिया पगड़ी, भगवा जैकेट और तिरंगे बॉर्डर वाली गमछे का कॉम्बिनेशन दिखा, जबकि 2026 में बांधनी स्टाइल की लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी में प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। यानी 13 साल में पगड़ी के रंग, डिजाइन और अंदाज बदलते रहे, लेकिन हर बार इसमें भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी का 13 बार झंडा फहराना राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता का संकेत है। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं रह गया है, इसमें युवा शक्ति, विकसित भारत 2047 और सांस्कृतिक गौरव को जोड़कर इसे भविष्य की दिशा में जोड़ा गया है। कुल मिलाकर 15 अगस्त का ये दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। तिरंगा लहराया, वंदे मातरम गूंजा और प्रधानमंत्री मोदी की 13वीं पगड़ी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये समारोह देश की एकता, गौरव और आगे बढ़ने की इच्छा को मजबूत करता है। विभाजन विभीषिका दिवस पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया है। देखिए बयान और पलटवार की ये रिपोर्ट। कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए उनसे ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल, सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। सोचिए तारीख कोई भी हो, दिन कितना भी विशेष क्यों ना हो, मगर सियासत के खिलाड़ी वो पिच तलाश करके ही लेते हैं जिस पर वो खुलकर बल्लेबाजी कर सके। जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, पूरा देश तिरंगे के रंग में सराबोर है, और जब सरकार बंटवारे की त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले क्रांतिकारियों के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, तो ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये दिवस रास नहीं आ रहा है। वो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को उसी अंदाज में जवाब भी दिया है। अखिलेश यादव जी विभाजन विभीषिका की पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको विभाजन की विभीषिका जिन लोगों ने झेला है उन परिवारों के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता, अखंडता के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा लेती है, संविधान को भी मजबूत बनाती है और विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम करके देशवासियों को जागरूक करके यह सुनिश्चित करती कि फिर कभी कोई भारत का विभाजन न कर सके, टुकड़े न कर सके, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर देश को बांट न सके। आज के दिन जिसके साथ में सहयोग से सत्ता में आते हैं, विभाजन किसने किया मालूम है? आज 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को कौन बना, 15 अगस्त को कौन बना, दुनिया जाना ना कम से कम विभाजन किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। आज के दिन में हम लोग एक करने के लिए सभी जाति, सभी धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। इसीलिए आज के दिन में सत्ता से बाहर है। इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस पर सवाल उठने के बाद सपा सुप्रीमो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का भी मुद्दा उठाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए वो दिन भी याद दिला दिया जब विपक्ष के हंगामे के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया था। पॉलिटिकल पार्टी जानती है और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। देखिए, महिला का विरोध ये जग जाहिर हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस प्रकार सदन में हंगामा किया है, वो जानते हैं कि इसका जवाब अब बीजेपी नहीं, इसका जवाब हमारी महिला जो मतदाता हैं वो इसका जवाब उनको देने वाले हैं चुनाव में। सियासत लोकतंत्र की खूबसूरती है और नेताओं का ये काम भी है, मगर सियासत की टाइमलाइन काफी हद तक मैटर करती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, ऐसे मौके पर सपा प्रमुख का विभाजन विभीषिका पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
देश 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, लेकिन लाल किले के समारोह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल दूर रहे। बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया। देखिए रिपोर्ट। खड़गे जी राज्यसभा के एलओपी है और राहुल गांधी जी लोकसभा के एलओपी है, एक संवैधानिक पद पे हैं। मैंने उनको उस व्यवस्था में वहाँ पर नहीं देखा, तो मैं अपने मित्रों से पूछा कि तो कहें कि वो एक तरह से अवमानना है लोकतंत्र का। शनिवार को समूचा देश आजादी के 80वें साल के जश्न में डूबा रहा। इस पावन मौके पर ऐतिहासिक लाल किले का नजारा देशभक्ति, गर्व और तिरंगे की छटा में नहाया हुआ दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। ऐसे में राष्ट्र पर्व के इस पावन मौके पर जब लगातार दूसरे साल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हुए, तो उनकी इस अनुपस्थिति को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे। ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रम में न आना, कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन न आना हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति, राष्ट्रीय गौरव के प्रति और ऐसे महत्वपूर्ण दिन के प्रति कितने गरिमा का भाव अपने हृदय में रखते हैं, मुझे लगता है ये उसका परिचय है। रक्षा मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी और खड़गे को स्वतंत्रता दिवस समारोह का औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था। ऐसे में उनके इस समारोह में शामिल न होने को लेकर बीजेपी ने सीधा सवाल भी खड़ा कर दिया, जिस पर कांग्रेस की तरफ से कारण तो साफ नहीं किया गया, लेकिन जवाबी पलटवार देखने को जरूर मिला। आज के दिन पक्ष विपक्ष नहीं होता, आज के दिन भारत के उत्साह और उत्सव का दिन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सोच का, ये सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं गए, इनकी क्या वजह है? अपमान किया गया स्वतंत्रता दिवस का। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया, उसका में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। बहरहाल विपक्ष के नेता भले ही लाल किले पर होने वाले कार्यक्रमों से दूर रहे, लेकिन राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। देश प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है वैसे अन्य लोगों को भी हो। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हिंदुस्तान में पहली बार एक ही थाली में पूरा हिंदुस्तान। 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म, 400 प्लस लाइव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल, शिक्षा KG से BG, स्वास्थ्य, खेल, भक्ति, मनोरंजन, 1 लाख घंटे का कंटेंट हर भाषा में, जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपए प्रति माह। अब सिर्फ 59 रुपए प्रति माह, यानी 2 रुपए प्रतिदिन। अभी डाउनलोड करें सबोट ऐप, प्रोमो कोड 222 का उपयोग करें। मेहमान आएंगे, हो सकता है
इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर यूपी से, जहां निजी अस्पतालों की मनमानी फीस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बीमारी की मजबूरी का फायदा उठाकर मरीजों से बेहिसाब वसूली पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की और साथ ही फीस नियमन के लिए नया कानून बनाने पर विचार के निर्देश भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से वसूली जाने वाली मोटी रकम अब हाई कोर्ट की रडार पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इसे मजबूरी का फायदा उठाकर लूटने जैसा करार दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीमारी की मजबूरी का फायदा उठाकर आम जनता को लूटने की स्थिति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वी द पीपल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को शुल्क नियमन के लिए मौजूदा कानून की समीक्षा करने या नया कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। आखिर क्या पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने इसे लेकर क्या कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं, आइए जान लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निजी अस्पतालों की फीस में भारी अंतर पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बीमारी की मजबूरी का फायदा उठाकर आम आदमी को लूटना स्वीकार नहीं है। पीठ ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा है कि शुल्क नियमन के लिए कानून की समीक्षा या नया कानून बनाने पर विचार करे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की पीठ ने निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त निजी अस्पतालों का जिलेवार और रियायती जमीन का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट साल 2010 के तहत पर्याप्त नियमन तंत्र न होने पर हैरानी भी जताई है। कोर्ट ने लखनऊ जिला पंजीकरण प्राधिकरण से पिछले 5 वर्षों की जांच और कार्रवाई का वर्षवार ब्यौरा भी मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रूल साल 2012 के नियम 9 का हवाला देते हुए कहा कि सभी अस्पतालों को अपनी सेवाएं और दरें प्रदर्शित करनी अनिवार्य है। साथ ही नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के गठन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के रखरखाव को भी लेकर जवाब तलब किया है। बहरहाल इस सख्ती के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आम जनता का हो रहा आर्थिक शोषण रुकेगा और पारदर्शी व्यवस्था लागू हो सकेगी। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम के दौरान हुई हलचल ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने आरोपों पर अपनी सफाई दी। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का रेंडिशन चल रहा था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतना गुस्सा हो गए पूरे वंदे मातरम को सुनते हुए कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तरफ देखा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में पूरी भव्यता के साथ तिरंगा फहराया गया और वंदे मातरम गाया गया। लेकिन इस आयोजन का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय पर जिस वक्त वंदे मातरम गाया जा रहा था उसी दौरान हुई हलचल का सीन कैमरे में कैद हो गया, जिसे लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरे वंदे मातरम के गायन पर ऐतराज जाहिर किया है। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए वंदे मातरम के दौरान हुई हलचल के पीछे की वजह को भी साफ कर दिया है। व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। हाँ, इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं। लेकिन कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं होगा, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके।
फिलहाल इस मामले पर सियासत गर्म है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस वंदे मातरम के गायन के दौरान हुए बोलचाल को कुर्सी की व्यवस्था की कवायद बता रही है। देश प्रदेश में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। PM फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हिंदुस्तान में पहली बार एक ही थाली में पूरा हिंदुस्तान। 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म, 400 प्लस लाइव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल, शिक्षा KG से BG, स्वास्थ्य, खेल, भक्ति, मनोरंजन, 1 लाख घंटे का कंटेंट हर भाषा में, जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपए प्रति माह। अब सिर्फ 59 रुपए प्रति माह, यानी 2 रुपए प्रतिदिन। अभी डाउनलोड करें सबोट ऐप, प्रोमो कोड 222 का उपयोग करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरठ में खाना पहुंचाने में महज से 5 मिनट की देरी डिलीवरी बॉय पर भारी पड़ गई। आरोप है कि सोसाइटी में कपल ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर फ्लैट में खींच ले गए। CCTV वायरल होने पर FIR भी दर्ज हुई है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या कहा, वेट करो, ये करो, अंदर पैक करके कंपनी से बात करने की क्या बात है आपको भाई? क्या बात है आपको? गड़बड़ नवाब है, नवाब 2 मिनट में भी उधर नवाब भी। पार्सल के साथ डिलीवरी बॉय आता है, दरवाजे की घंटी बजाता है, दरवाजे से निकलकर एक शख्स सामने आता है और बेहद आक्रामक रवैये के साथ डिलीवरी बॉय के साथ भिड़ जाता है। पहले तो उसे धमकाता है और फिर गाली गलौज करते हुए डिलीवरी बॉय पर थप्पड़ बरसाता है। अभी आपने जिस वीडियो को देखा और सुना है वो मेरठ की एक सोसाइटी का है, जहां खाने की डिलीवरी में हुई देरी के बाद डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला CCTV में रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में शख्स डिलीवरी बॉय को थप्पड़ और लात मारता है। कुछ ही देर बाद फ्लैट से बाहर आई महिला की ओर से इशारा किए जाने के बाद वो उसे फ्लैट के अंदर खींच कर ले जाता है। दावा किया जा रहा है कि फ्लैट के अंदर भी डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई। हालांकि अंदर की कथित मारपीट वायरल फुटेज में साफ नहीं हो सकी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज कर ली है कि यह मामला कल दिनांक 14 अगस्त 2026 का है, जिसमें ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट जब ऑर्डर लेकर के पहुंचे थे तो समय में देरी से आने का हवाला देकर अभियुक्त द्वारा उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना कायद की गई। इनमें सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना भवानपुर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं।
फिलहाल पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। हालांकि घटना के बाद डिलीवरी एजेंटों की सुरक्षा और आवासीय सोसाइटियों में उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस तेज हो गई है। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।